नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई को करोड़ों की सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 करोड़ 54 लाख की लागत के प्राचीन महापूर्णागिरि मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के काम को करवाने का यहां पर शिलान्यास किया है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निर्माण कार्य से न केवल मंदिर की भव्यता में वृद्धि होगी, बल्कि यह क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने के लिए विशेष भूमिका निभाएगा। तो खटीमा के नगला तराई को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है और सीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास ये किया है। बड़ी सौगात दी है खटीमा के नगला तराई को और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूजन यहां पर किया गया विधि विधान के साथ और सीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है और इस योजनाओं से लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में गोवर्धन पर्व पर पशुपालकों ने विधि विधान से गौवंश की पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजक जोगिंदर पुंडीर ने कहा कि गोवर्धन पूजा में गौधन यानी कि गायों की पूजा की जाती है और साथ ही ये भी कहा कि ये पर्व और त्योहार खुशियों के पल होते हैं। और ये तो माता है, ये सभी को दूध पिलाती है और इसके गोबर से जो हम कृषि प्रधान देश आज जो हम श्री अन्न मिलेट्स पे और प्राकृतिक जैविक खेती में जा रहे हैं वो इसी से संभव है। और आर्थिक रूप से अगर जो हम भारत जो 5वीं शक्ति बना और माननीय नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म में 3री महाशक्ति बनने के लिए एक आह्वान किया, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं गांव खेत के रास्ते से ही बन के जाएगी और उसमें हमारा गौ संवर्धन और गौवंश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं समस्त देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस गौवंश की रक्षा करें और जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस पर अगर जो हम अपनी संस्कृति संस्कार और अपने तीज त्योहारों को मानते हुए आगे चलेंगे तो हमारे नौजवान नौनिहाल जो आज कहीं ना कहीं थोड़ा इन बातों से विरक्त हैं, लेकिन आपने देखा होगा विगत 8, 9, 10 वर्षों से आज कहीं ना कहीं वो वापस बैक टू द रूट अपनी जड़ों की ओर वापस आ रहे हैं। और फिर ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित हजारों श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पूजा के लिए यहां पर पहुंचे थे। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को विस्तार से जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। आज का दिन समर्पण का है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है उसको मैं रहने नहीं देता, घमंड को रहने नहीं देता। जहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की गोपियों के साथ और गौ सेवा की, तो वहीं पे भगवान की लीला को देख करके इंद्र ने एक बार अपने भोग न लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है और गुस्से से वो पूरे वृंदावन को बारिश से लबालब कर देते हैं। तो जब देखते हैं कि 7 दिन से लगातार मैं बारिश कर रहा हूँ तो कोई वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो इसका क्या कारण है। और जब वो आते हैं देखने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप को देख करके उनको आभास होता है। तो इस साक्षात विष्णु के अवतार, विष्णु नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के लिए पृथ्वी पर इन्होंने अवतरण लिया है, समाज के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करने के लिए। तो वहाँ उनका घमंड चूर हो जाता है, इंद्र माफ़ी मांगता है। तो यहाँ कहने का मेरा भाव ये है कि आज के दिन हमें गौ सेवा करनी चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी अपने परिजनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भगवान केदार के दर्शन किए और पूजा भी की है। केदारनाथ धाम पहुंचने पर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सांसद अनिल बलूनी का स्वागत भी किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सांसद अनिल बलूनी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर वो पहुंचे, बाबा केदार का आशीर्वाद उन्होंने लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए हैं और अपने परिवार के साथ वो दर्शन करने के लिए बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचे थे और बाबा का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। और बात करें केदारनाथ सीट की, तो यह सीट अब कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी साख का सवाल बन चुकी है। वहीं इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां से चुनाव जीतेगी और इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ना सिर्फ उत्तराखंड के लिहाज से बल्कि देश के लिहाज से गति देने वाला, दिशा देने वाला और एक पूरे देश को संदेश देने वाला ये चुनाव है। बद्रीनाथ और अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ते में है, वहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल दुगना हो रखा है। तो ऐसे में पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता केदारनाथ उपचुनाव जीतने पे लगा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उतावल देखने को मिल रहा है। आधे लोग तो चाहते हैं कि केदारनाथ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारे ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी गोद में आकर गिरे। ये आपने बानगी के तौर पर देखा, ना धन सिंह रावत नामांकन के दिन थे, ना त्रिवेंद्र रावत जी थे और प्रेमचंद अग्रवाल जी तो स्टार प्रचारक की सूची में नाम कटने की वजह से कटे कटे पहले ही नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऐश्वर्या रावत के जो स्टेटस वो लगा रही हैं या जो जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने अधिकृत भाजपा की प्रत्याशी के लिए की कि 2017 में भाजपा की प्रत्याशी शैला रानी रावत जी के विरुद्ध जाकर उन्होंने काम किया, 2022 में पुनः उन्होंने भाजपा को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये सारी बातें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर करेंगी और अनंत गतवा जीत केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी की ही होगी। हैट्रिक कांग्रेस पार्टी लगाने जा रही है बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद। और वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां इस वक्त आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड परियोजनाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हर्ष रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना ही जानती है। के कार्य हैं या ऑल वेदर रोड के कार्य हैं, ये उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। भाजपा ने सिर्फ उस काम को आगे बढ़ाया। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरोप लगाना जानती है और धरातल को नहीं देखती है सच्चाई क्या है। ये कार्य मोदी जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उत्तराखंड के लिए और केदारनाथ के लिए ऑल वेदर रोड को, और आज मैं गडकरी जी का भी नाम लेना चाहता हूं। गडकरी जी ने जिस तरह से जो है पूरे भारतवर्ष में जो रोडों का जाल बिछाया है और आधुनिक सड़कें बनाई है, इसके लिए मैं गडकरी जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों को देखते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और वर्क के आधार पे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से उपचुनाव को लेकर धरातल पर काम शुरू हो चुका है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने मध्य महेश्वर घाटी के कई गांव का भ्रमण किया, जनता से मुलाकात वो कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। मतलब इस घाटी के लिए हम तीर्थाटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा आप सभी युवाओं से भी ये निवेदन है, सभी ग्रामवासियों से, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बंधुओं से यही निवेदन है कि अभी तो मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम लोग क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय धामी जी हैं, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। धामी जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं और जो जरूरतें हमारी हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। और केदारनाथ विधानसभा में वोटर की संख्या अगर देखें तो 90,540 ये कुल मतदाता हैं, जिसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए तो 75,775 हैं। सर्विस वोटर 2,249 वोटर की ये संख्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांटे की टक्कर आशा नौटियाल और मनोज रावत के बीच है। आशा नौटियाल बीजेपी की कैंडिडेट हैं और मनोज रावत कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। दोनों के बीच केदारनाथ की जो सीट है, इस पर उपचुनाव होना है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मां गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व के मौके पर अभिजीत मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद ये हो गए हैं। शीतकाल में 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन अब शीतकालीन पड़ाव यानी कि मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। वहीं कपाट बंद होने के मौके पर धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी नजर आए, जिन्होंने मां गंगा के जयकारे लगाए। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मां गंगा के उनके शीतकालीन प्रवास के लिए बधाई देने के लिए पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून दिल्ली के बीच बंद रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कॉरिडोर का निर्माण यह हो जाएगा। फिलहाल इसमें अभी 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और आर्थिक गतिविधियों को भी इससे फायदा मिलेगा। और किसानों को पशुओं और मुर्गियों की बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध करवाने के लिए पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ एक विशेष एमओयू साइन किया है और इस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बगुणा ने कहा है कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध करवाना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्था है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह टारगेट है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय को बढ़ाया जाए। इसके लिए यह कदम कारगर साबित होगा। देखिए, एक कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो ट्राउट फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद। आज एक एमओयू पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और आईटीबीपी के आईजी साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस एमओयू से यह है कि जहां आईटीबीपी अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी, तो वो एक हमें ऑर्डर करेंगे 7 दिन पहले और हम वहां के लोकल जो लोग पाल रहे हैं उनसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। और साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जनता से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, साथ ही साइबर फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर इसकी पूरी जानकारी दें। देखिए, इस अवसर पर किसी भी प्रकार का अगर कोई लिंक जो है दीपावली शुभकामना संदेश का है या पैसे आदान प्रदान का है, इस प्रकार से अगर कोई भी प्राप्त होता है तो कृपया करके जाने अनजाने उसको लिंक को क्लिक ना करें। उसके बाद अगर कोई अननोन या अनोनिमस कोई कॉल आती है आपसे, आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स या आपके परिजनों की कोई जानकारी वगैरह मांगी जाती है, तो कृपया करके वो शेयर ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बैठे हुए हैं और आपकी जो गाढ़ी कमाई है, आपके जो बैंक अकाउंट को खाली करने में उनको कतई भी समय नहीं लगेगा। और दून हॉस्पिटल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की दीपावली के दिन अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी और इसके अलावा बर्न वार्ड में भी 2 अतिरिक्त डॉक्टर रखे गए थे। इसके साथ ही सीएमओ ने सभी हॉस्पिटल्स को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए थे ताकि पटाखों से जलने वाले लोगों को सही समय पर सही उपचार मिल सके। वहीं इस पर दून हॉस्पिटल के त्वचा रोग के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार दिवाली में दून हॉस्पिटल की इमरजेंसी ओटी में 78 बर्न के केस आए थे, जिनमें से एक काफी क्रिटिकल केस भी था और इसके अलावा 77 केस ऐसे थे जो कि माइनर बर्न केस थे। हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद। इसके अलावा एक्सीडेंट के कुछ केसेस थे 28 और 30 के लगभग हमारे पास लड़ाई झगड़े के केसेस आए।
यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रभावित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है चारधाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीवी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीवी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी, तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा, वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है, तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए अब चलते चलते बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर मैदान में उतरी हैं बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल। मध्य महेश्वर घाटी में कई गांव का भ्रमण किया, जनता से वोट की अपील। हरिद्वार में जगजीतपुर में दिखा जंगली हाथियों का झुंड, रिहायशी इलाके में चहलकदमी करते दिखे हैं 5 हाथी। लक्सर में पानी निकासी रोकने पर ग्रामीण के घर पर हमला, हमले में 2 महिलाएं घायल, 13 लोगों पर केस दर्ज। हरिद्वार में खनन कारोबारी पर जानलेवा हमला, वारदात में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किच्छा में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी है गोली, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में पीली पड़ाव में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में फैली दहशत, गुलदार को पकड़ने में जुटा है वन विभाग।
मसूरी में प्रशासन की ओर से गोल्फ कोर्ट का संचालन किया जा रहा है। मजदूर संघ ने किया इसका विरोध। चमोली में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 3 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आभूषण और नकदी भी बरामद की गई। रायवाला में युवक ने ठेकेदार पर लाइसेंसी बंदूक से की है फायरिंग। 2 पक्षों में हुआ था विवाद। ठेकेदार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। चंपावत में अनियंत्रित मैक्स पहाड़ी से जा टकराई। हादसे में 1 की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फिल्म अभिनेता राघव जुयाल केदारनाथ पहुंचे हैं और बाबा केदार के दर्शन उन्होंने किए हैं, पूजा अर्चना भी की है। और बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय से भी उन्होंने मुलाकात की है। फिल्म अभिनेता है राघव जुयाल जो कि केदारनाथ पहुंचे हैं। बाबा केदार का आशीर्वाद उन्होंने लिया, पूजा अर्चना भी की है और इसके बाद उन्होंने मुलाकात भी की है बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय से। तो फिलहाल अभिनेता राघव जुयाल जो कि उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के ही वो रहने वाले हैं, बाबा केदार के दर्शन उन्होंने किए हैं और बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से भी उन्होंने भेंट की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।